हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है लोनेबल फंड थ्योरी। लोनेबल फंड थ्योरी क्या है बेटा? इसे नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। ये सबसे पहले स्वीडिश इकोनॉमिस्ट नट विक्सल ने दी थी। इसके बाद फिर कुछ और इकोनॉमिस्ट हैं, ओहलिन, मेडाल, लिंडहाल, रॉबर्टसन एंड वाइनर। उन्होंने भी इस थ्योरी में सिद्धांत में अपना योगदान दिया। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो किससे निर्धारित होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, जिसका आगे हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ये थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा वास्तविक है और ज्यादा व्यापक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है बेटा? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टोटली एक रियल फिनोमिना है, वो वास्तविक तत्वों पे निर्भर करता है। उन्होंने मौद्रिक तत्व जैसे कि कैश, क्रेडिट, होर्डिंग, इन सभी को अपनी थ्योरी में नहीं लिया। उनके अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। इसके विपरीत लोनेबल फंड थ्योरी जो है वो अपनी थ्योरी में क्रेडिट और होर्डिंग का रोल भी लेती है। इसलिए इनके अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फंक्शन हो जाता है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट। एल जो है वो है डिजायर टू होल्ड, पैसे अपने पास रखने की इच्छा, और एम है अमाउंट ऑफ मनी। तो इस तरह से एस सेविंग, आई इन्वेस्टमेंट, एल डिजायर टू होल्ड, एम अमाउंट ऑफ मनी, इन सभी पे ब्याज की दर निर्भर करती है। अब हम आगे जानेंगे कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड किन किन चीजों के लिए की जाती है। नियो क्लासिकल थ्योरी या लोनेबल फंड थ्योरी कहती है कि 3 उद्देश्यों के लिए हम फंड्स की डिमांड करते हैं: निवेश, इन्वेस्टमेंट, होर्डिंग, अपने पास पैसे इकट्ठे रखने के लिए, और डिस सेविंग जो कि बचत का उल्टा होता है। अब इनको हम विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले है निवेश, इन्वेस्टमेंट। कोई भी फर्म है या कोई एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है? नए पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। तो ये जो निवेश वो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? ब्याज की दर पे। एक एंटरप्रेन्योर है, निवेश करते हुए ये देखेगा कि उस निवेश के लिए जो पैसा वो ले रहा है उस पे कितना उसको ब्याज देना पड़ रहा है और कितनी उस निवेश से उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर ब्याज कम है तो वो निवेश ज्यादा करेगा और डिमांड फॉर लोनेबल फंड ज्यादा होगी। तो इस तरह से डिमांड फॉर लोनेबल फंड और ब्याज में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव स्लोप है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, पर्पस है, जिसके लिए हम मांग करते हैं लोनेबल फंड की, वो है होल्ड मतलब लोगों का पैसा खुद के पास रखना। कई बार हमें ये होता है कि हम पैसा खुद के पास रखें अपनी तरलता के पैसे के लिक्विडिटी के लिए या खुद की कोई और एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर ब्याज दर कम है तब तो हम खुद के पास रखना ज्यादा पसंद करेंगे, और अगर ब्याज दर ज्यादा है फिर हम बहुत ही कम रखेंगे। तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड क्या होगी? ज्यादा होगी, और हाई पे कम होगी। नेक्स्ट जो पर्पस है जिसके लिए हम लोनेबल फंड की डिमांड करते हैं वो है डिस सेविंग है अपोजिट ऑफ सेविंग। कि कई बार लोग सेविंग करने का मतलब अपनी आय में से खर्चा कम करते हैं। यहाँ उल्टा हो जाएगा कि खर्चा ज्यादा करते हैं। सपोज उन्हें लगता है कि ब्याज की दर बहुत कम है तो उस समय वो कार, घर, उनके लिए लोन लेते हैं, तो उसके लिए वो खर्चा एक्सपेंडिचर इस टाइम ज्यादा करेंगे। तो ऐसे ही होर्डिंग की तरह ही ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है कि ब्याज के साथ इसका भी उल्टा रिलेशन है। अब आता है बच्चों सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, कि लोनेबल फंड्स की सप्लाई कहां से होगी। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड डिमांड की तरह किन किन स्रोत से होगी? सेविंग से, डिसहोर्डिंग,
डिसइन्वेस्टमेंट और बैंक क्रेडिट। सबसे पहले हमारे पास आता है सेविंग, कि ज्यादातर जो फर्म्स भी करती हैं सेविंग, इंडिविजुअल्स भी करते हैं, हाउस होल्ड भी करते हैं। तो जब हम बचत करते हैं, सेविंग जो है वो कहाँ से आती है, हमारी इनकम से। इनकम का कुछ पार्ट हम बचत करते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। तो क्योंकि इनकम हम मानते हैं कि अनचेंज्ड है, तो कितनी बचत होगी ये डिपेंड करेगा हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जितना ब्याज दर ज्यादा है उतने ही हम प्रेरित ज्यादा होंगे बचत करने के लिए, क्योंकि हमें लगेगा कि इस पैसे का ब्याज हमें मिलेगा तो हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। और जितना ब्याज कम होगा उतने हम बचत करने के लिए कम प्रेरित होंगे। तो इस तरह से सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिसहोर्डिंग। होर्डिंग अपने पास इकट्ठा करना, डिसहोर्डिंग मतलब जो भी हमने पास्ट में इकट्ठा किया है उसको देना। तो जितना ब्याज दर ज्यादा होगा बाजार में, हम उस पैसे को खुद के पास रखने की बजाय बैंक में जमा करा देंगे या किसी को ब्याज पे दे देंगे, जिससे वो पैसा हमारा बढ़ेगा। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतने ही डिसऑर्डिंग ज्यादा होगी, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतने डिसऑर्डिंग कम होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बहुत ही डिसऑर्डिंग कम होगी। इस तरह से इसका भी, डिसऑर्डिंग का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश करना, पूंजी के नए स्टॉक में वृद्धि करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट में स्टॉक है पूंजी का, उसी से काम चलाना, नए कैपिटल इक्विपमेंट या कोई नए पूंजीगत वस्तुओं को ना खरीदना। डिसइन्वेस्टमेंट कब ज्यादा होगा, जब प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना ब्याज की दर हाई होगी, डिसइन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा होगा, उतना हम नया पूंजी नहीं खरीद पाएंगे, नया निवेश नहीं करेंगे, और जितना कम होगा उतना हम ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कहाँ से होती है, वो है हमारा बैंकिंग सिस्टम। कि बैंकिंग सिस्टम भी एक दूसरा स्रोत है हमें लोनेबल फंड की सप्लाई करने का। हम हमारा पैसा जो बचत करते हैं कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में। बैंक आगे उस पैसे को लोगों को लोन में देता है, और जब लोन देता है तो बैंक को क्या मिलता है, ब्याज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो जो मनी है बैंक के द्वारा लोगों को दी जाती है, that is also a supply of loanable fund. So now we will see how the rate of interest is determined in loanable fund theory. अब हमने दो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहलू कर लिए हैं, that is डिमांड फॉर लोनेबल फंड। डिमांड कहाँ से आएगी, अभी हमने किया कि लोग डिमांड किस चीज के लिए करेंगे, होर्डिंग के लिए, निवेश के लिए करेंगे, डिमांड ऑफ द फंड्स, ठीक है। और ऐसे ही सप्लाई कहाँ से आएगी, सेविंग के लिए, बैंक देंगे लोगों को लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसहोर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्याज की दर कहाँ निर्धारित होगी। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डिटरमाइन होगा जहां पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड सप्लाई फॉर लोनेबल फंड बराबर हैं। दूसरे शब्दों में ब्याज की दर का संतुलन पॉइंट वहां होगा वहां पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड का कर्व और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का कर्व दोनों एक दूसरे को काटेंगे। हम डायग्राम के तौर पे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ओ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ओ वाई एक्सिस पे हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने किया था कि डिमांड ऑफ लोनेबल फंड, डिमांड ऑफ लोनेबल फंड कहां से होगी, पहला है डिस सेविंग, जो लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, आय का बचत कम। दूसरा होर्डिंग, कि कुछ लोग तरलता के लिए अपने पास पैसा जमा रखते हैं। और तीसरा था निवेश के लिए। ये तीनों कर्व देखिए बच्चे ध्यान से, नेगेटिवली स्लोप है जो दर्शाते हैं कि डिमांड ऑफ लोनेबल फंड का ब्याज के साथ इनवर्स रिलेशन है। फिर हमने किया था सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड सबसे पहले कहां से होगी, सेविंग से। सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट
जो फैक्टर है हमारा डिसहोर्डिंग, जो पैसा हमने इकट्ठा किया हुआ है वो हम बाजार में देते हैं जब हमें ब्याज दर ज्यादा मिलती है, तो इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, कि एग्जिस्टिंग स्टॉक से ही काम चलाना, कोई नया निवेश ना करना। ये भी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम पे कम होगा, इसका भी पॉजिटिव रिलेशन है। एंड द लास्ट फैक्टर इज बैंक मनी, की बैंक भी बाजार में लोनेबल फंड की सप्लाई करता है क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। अब इन सभी से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डीडी डिमांड कर्व है वो इन सभी डिस सेविंग होर्डिंग इन्वेस्टमेंट से डीडी डिमांड कर्व आ गया लोनेबल फंड का, और एस जो है ये सप्लाई कर्व आ गया लोनेबल फंड का, जो कि सेविंग, डिसहोर्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट और बैंक मनी से आया है। जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं ई पॉइंट पे, यहाँ पे हमारी ब्याज की दर निर्धारित होगी। सी इन द फिगर, ओ एम हमारी ब्याज की दर है और ओ एन जो है वो हमारी लोनेबल फंड है। तो दिस वाज अबाउट द लोनेबल फंड थ्योरी। अब है इसकी क्रिटिसिज्म, आलोचना। नो डाउट लोनेबल फंड थ्योरी जो है वो सुपीरियर है एज कंपैरेटिव टू क्लासिकल थ्योरी, फिर भी कुछ क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की है इन मुख्य बिंदु पे। सबसे पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि नियो क्लासिकल थ्योरी भी पूर्ण रोजगार मानती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, और इस केस में अगर हम लोनेबल फंड की मांग करते हैं और कैपिटल गुड्स में निवेश होता है तो हमें कंजप्शन गुड्स में निवेश कम करना पड़ेगा, जिसके कारण उपभोक्ता जो है मजबूरन उन पे कम खर्च करेंगे, बचत ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर अल्प रोजगार की स्थिति है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम कैपिटल गुड्स में निवेश, कंजप्शन गुड्स में निवेश कम करे बिना भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में आलोचनात्मक है। दूसरा है कि ये थ्योरी इनडिटरमिनेंट है, बिकॉज ये लेती है कि सेविंग हमारा किसका फंक्शन है, इनकम का, और इनकम हमारा किस पे निर्भर करता है, कितना निवेश हुआ है, और निवेश कितना होगा ये डिपेंड करेगा हमारा ब्याज की दर पे। तो एक तरफ से हमें पहले से पता होना चाहिए कि ब्याज की दर क्या है, तो फिर जो पहले ही निर्धारित है उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज ये राष्ट्र आय को स्थिर मानती है, कि नेशनल इनकम जो है वो स्थिर है, लेकिन जैसे ही निवेश करेंगे हम, हमारी आय भी बदलेगी, राष्ट्र आय स्थिर नहीं रह सकती। लास्ट इज अनसेटिस्फैक्टरी इंटीग्रेशन ऑफ रियल एंड मॉनेटरी फैक्टर। ये थ्योरी एक साथ में रियल फैक्टर्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और मॉनेटरी फैक्टर, कैश, क्रेडिट वगैरह को एक साथ लेती है फ्रेमवर्क में, जो कि क्रिटिक्स कहते हैं पॉसिबल नहीं है। नो डाउट इट इज क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम सेवरल फैक्टर, फिर भी ये क्लासिकल थ्योरी से लोनेबल फंड थ्योरी ज्यादा इम्प्रूव्ड है, बिकॉज इन्होंने होर्डिंग को भी इंपॉर्टेंस दी है, कि लोग कैश को भी अपने पास रखना चाहते हैं, जो क्लासिकल ने टोटली ओवरलुक किया। दूसरा, लोनेबल फंड थ्योरी ने लिक्विडिटी, तरलता का जो है कि हम पैसे को तरलता के लिए भी अपने पास रखते हैं, और सेविंग, इन्वेस्टमेंट के अलावा उस चीज को भी महत्व दिया। नेक्स्ट जो बैंक क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण है, कि बैंक क्रेडिट का रोल भी है लोनेबल फंड को सप्लाई करने में, इसकी महत्वता के बारे में भी ये थ्योरी बताती है, इसलिए क्लासिकल थ्योरी से काफी इम्प्रूव्ड है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन गो थ्रू आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कर्व स्लोप अपवर्ड। लोनेबल फंड कर्व का जो सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र, वो ऊपर की ओर क्यों होता है? बिकॉज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक जो बचत करता है उसको रिवार्ड मिल रहा है, जो उसको प्रेरित करेगा ज्यादा बचत करने के लिए और ज्यादा फंड सप्लाई करने के लिए, और इससे हमारे क्वांटिटी ऑफ फंड सप्लाई बढ़ेंगे, इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट इज हाउ इज रियल इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन,
तो रियल इंटरेस्ट रेट कहाँ पे डिटरमाइन होगा? जहां पे लोनेबल फंड डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई डज डिमांड फॉर लोनेबल फंड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? तो जैसे कि हमने लेक्चर में इसके बारे में चर्चा किया था कि जैसे ही ब्याज दर कम होगी उस पे जो बिजनेस मैन है, फर्म है, एंटरप्रेन्योर है, वो ज्यादा निवेश करेंगे, क्योंकि कम ब्याज उनको प्रेरित करेगा कि रिटर्न ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा उनके लिए फायदेमंद सौदा रहेगा ये। इसलिए कम ब्याज पे क्वांटिटी ऑफ लोन फंड ज्यादा होती है। इनवर्स रिलेशन के कारण ये डिमांड कर्व जो है वो क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोपिंग। ए हाई रियल इंटरेस्ट रेट विल, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो इस पे हमारा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इसमें हमारा इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा प्रेरित करेगा बचतकर्ता को, जिन्होंने अपने पास पैसा रखा हुआ है उसको डिसहोल्ड करने के लिए। If at a given interest rate quantity of loanable fund supply is less than quantity of loanable fund demanded, मतलब सप्लाई क्या है यहाँ पे लोनेबल फंड की? less than, sorry not greater, it is less than the quantity of loanable fund demanded। तो ये क्या दर्शाता है कि सरप्लस है लोनेबल फंड का और रियल इंटरेस्ट रेट राइज, सरप्लस है लोनेबल फंड का और रियल इंटरेस्ट रेट फॉल, शॉर्टेज है लोनेबल फंड का और रियल इंटरेस्ट राइज, शॉर्टेज है लोनेबल फंड का और रियल इंटरेस्ट रेट विल फॉल। तो देखिए जब हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाएंगे तो सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई क्या है हमारी कम और डिमांड ज्यादा, तो ये क्या दिखाएगा? सरप्लस ऑफ लोनेबल फंड एंड रियल इंटरेस्ट रेट विल क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल, कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे? सरप्लस। देखिए ये आपका डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो अगर ब्याज दर यहाँ पे है हमारी, तो यहाँ पे क्या है? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? कम। तो सप्लाई ज्यादा है, मांग उतनी हो नहीं रही, तो ब्याज दर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड वुड, अगर बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी तो ब्याज दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। These are some books that you can refer to go through this topic. Exploring Macroeconomics by Robert L. Sexton, Macroeconomics and Gregory Mankiw. Also you can go for Macroeconomics, Rana and Verma. I hope you understand the topic. Thank you for listening patiently.